स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। अब दीन दुखी निबलो बिकलो के सेवक बन संताप हरे, जो हैं बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित हैं। उनका स्वागत है। हम लोग इसके अतिरिक्त उन सभी का स्वागत करते हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे। हम उनका भी स्वागत करते हैं जो YouTube में वीडियो के माध्यम से प्रसारित होगा तो उसको देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध, वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह उत्कर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति अर्जित। संस्थान का एक मोटो खेमका सर का दिया हुआ है, उनकी भावना के अनुरूप है। उसका अर्थ यह है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे संसार में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है
ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपको आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग सेमेस्टर 4 के विषयों की चर्चा कर रहे हैं और हम लोग इस पर पार्ट 6 ट्रिटाइज पार्ट 6 इस पर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं चैप्टर 5 इन रेगुलेटिंग वेसल, और इसके अलावा हम लोग बात करने वाले हैं यांग डायमो, जिसको हम लोग गर्डल वेसल की वजह से जानते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे बीच में सुधा पाठक भी उपस्थित हो गई हैं, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। और अब उनको ये क्लास मैं हैंड ओवर कर रहा हूं और उसको ये जो चैप्टर है उसको शेयर कर दे रहा हूं। सर्वप्रथम अरविंद सर का अभिनंदन करते हुए अपने सभी साथियों का अपने क्लास में स्वागत करती हूँ और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज इस क्लास में चाइनीज में हम एक स्पेशल चैप्टर के एक स्पेशल टॉपिक को लेंगे, जो है कि ईओबी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स। इससे पहले हमने 2 सेमेस्टर में देखा था, ईएवी तक हमने पढ़ा था। ईओबी और ईएवी दोनों ही अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बस सुनने में थोड़ा सा अंतर लगता है, लेकिन वैसे अगर बेसिक रूप में देखा जाए तो बहुत ही अंतर है दोनों में। तो आज उसको हम देखते हैं, ईओबी और ईओबी में जो हमारे वेसल्स हैं उसके बारे में, वो कितना इम्पोर्टेंट है, किस तरह से कार्य करता है। तो अभी तक हमने पढ़ा है 3rd सेमेस्टर में ईएवी, और आज हम ईओबी को देखेंगे। दोनों में बस अगर सुने तो हमें लगता है बस ओ और ए का अंतर है, लेकिन यही बहुत ही बड़ा डिफरेंस हो जाता है और इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा इस दोनों में, इफेक्ट में भी दोनों में बहुत अधिक डिफरेंस दिखता है। ये भी जैसा कि हम सभी जानते हैं, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर बाय डॉक्टर वॉल, और ये भी जिसकी कि आज हम चर्चा कर रहे हैं, ईओबी मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स। तो जैसा कि नाम सुनते ही लगता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के साथ साथ एक्स्ट्रा, मतलब वो कुछ ज़्यादा ही ऑर्डिनरी, कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। यहाँ पर अगर ट्रीटमेंट की बात हो रही है तो इस पॉइंट के मार्फत से, इस पॉइंट के थ्रू अगर ट्रीटमेंट देते हैं तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट आता है इसका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पावरफुल, एनर्जीफुल है, ये सारे पॉइंट्स है। अभी तक हमने जाना है कि हमने अभी तक सेमेस्टर 1, 2, 3 ये में देखा है कि 12 मेरिडियन, 2 वेसल्स, सीवी गवर्निंग वेसल्स, कंसेप्शनल वेसल्स, इसके बारे में जाना है। मतलब ये सभी मिलाकर 14 मेरिडियन हुए, जिसमें 12 मेरिडियन और 2 वेसल्स हुए। इसके अलावा ये पार्क जेव्यू ने 8 वेसल्स को अलग से इंट्रोड्यूस किया, जो कि मोस्ट इफेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा असरदार ट्रीटमेंट इसके माध्यम से होता है। तो इसको समझने के लिए कि वेसल्स और मेरिडियन में अंतर समझने के लिए हमने पहले भी एग्जांपल दिया था कि जैसे अगर रिवर है, रिवर को एक जगह रिस्टोर कर दिया जाए, उसमें बांध बना दिया। रिवर में तो वैसे, नदी में वैसे ही करंट रहता है, लेकिन बांध बनाकर उसमें हम इतना स्ट्रॉन्ग उसका इफेक्ट आता है कि उससे करंट प्रोड्यूस किया जाता है, करंट सप्लाई किया जाता है। तो इसी तरह से मेरिडियन अपने आप में है ऊर्जा प्रवाह पथ, ऊर्जा का हमेशा उसमें प्रवाह होते रहता है। लेकिन इसमें अगर वेसल्स की बात करें तो यह एनर्जी का रिजर्वायर है। इसमें एनर्जी इस तरह से स्टोर रहता है कि कभी भी इमरजेंसी पड़े, कभी किसी ये में, या बड़े से बड़ी बीमारी में, क्रॉनिक हो, एक्यूट में भी अगर एक्यूट इमरजेंसी हो या क्रॉनिक बीमारी में, सब में इस पॉइंट को ट्रीट करके अधिक उपयुक्त इलाज हम प्रोवाइड करा सकते हैं, अपने पेशेंट को अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो हमारे शरीर में जितने भी पॉइंट है उनमें से 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये अलग ही इफेक्ट डालते हैं। फिर चाहे बीमारी जैसा कि बताया क्रॉनिक हो या एक्यूट हो। इतना ही नहीं, अगर स्ट्रक्चरल लेवल पर भी बीमारी हो, चाहे फंक्शनल लेवल पर हो, तब हर एक कंडीशन में ईओबी का बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है।
ईओवी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वह वेसल्स जहां एक्स्ट्रा एनर्जी तो होता ही है और उनका यूज भी हम स्पेशल और बहुत ही यूज पैमाने पर करते हैं, जहां बहुत ज्यादा जरूरत होती है उस जगह पर करते हैं। तो 8 ईओवी में 9 इसमें 8 ईओवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स में अगर हम बात करें तो 4 वेसल्स होते हैं सुपरफिशियल, जिसको कि यांग वेसल्स भी कह सकते हैं, और 4 होते हैं डीपर वेसल्स होते हैं, जो कि यिन वेसल्स के रूप में आते हैं, जाने जाते हैं। तो आज इसी ईओवी के अंतर्गत आज 2 स्पेशल वेसल्स के बारे में अपने क्लास में हम चर्चा करेंगे। वो 2 वेसल्स हैं, पहला है यिन रेगुलेटिंग वेसल और दूसरा है डायमो वेसल या गडल वेसल। तो आज हम एक्सरसाइज 6 में पेज नंबर 71 में यिन रेगुलेटिंग वेसल और यिन वेमो इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स में 2 पॉइंट मेनली मुख्य रूप से 2 पॉइंट होता है, एक मास्टर पॉइंट, दूसरा कपल पॉइंट होता है। तो इस नियम के तहत यिन रेगुलेटिंग वेसल या ये वेमो में यिन वेमो में पहला मास्टर पॉइंट है P6 और दूसरा उसका कपल पॉइंट है SP4। जहां तक P6 की बात है तो हम सभी जानते हैं रिस्ट में पाया जाता है और कपल पॉइंट उसका SP4 वो हमारे पैर में पाया जाता है। तो इसकी खासियत ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल में अगर 2 पॉइंट की हम बात करें तो एक जनरली अभी तक जो हमने देखा एक पैर में और एक दूसरा हाथ में होता है। अगर मास्टर पॉइंट हाथ में है तो कपल पॉइंट लोअर एक्सट्रीमिटीज में होता है। इसको ऐसे हम कह सकते हैं कि अगर मास्टर पॉइंट अपर एक्सट्रीमिटीज में है तो कपल पॉइंट उसका लोअर एक्सट्रीमिटीज में होगा, या अगर मास्टर पॉइंट लोअर एक्सट्रीमिटीज में है तो उसका कपल पॉइंट अपर एक्सट्रीमिटीज में होगा। तो इसमें मास्टर पॉइंट P6 यिन वेमो में या यिन रेगुलेटिंग वेसल्स में P6 है, वो रिस्ट में पाया जाता है और उसका कपल पॉइंट SP4 वह पैर के थंब के पास पाया जाता है, पैर के थंब के साइड में पाया जाता है। और जहां तक इसकी ये करे या P6 हम जानते हैं कि हमारे पेरिकार्डियम का ये है, वो बहुत ही मतलब एक तरह से पेरिकार्डियम पूरे शरीर को गर्मी को नियंत्रित करने का काम करता है। और कपल पॉइंट SP4 यह हमारे इम्यूनिटी पावर को इनहेंस करता है। और इसका स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग इस ये कि अगर वेसल्स की जाए तो स्टार्टिंग K9 से होती है। इतना ही नहीं, यह पासेस यह लंबा वेसल है, इसकी पासिंग के बीच में जो पॉइंट आते हैं वह पास होता है SP12, SP13, SP15 और SP16 से। तो अगर हम इस तरह से बात करें कि कोई भी नदी अगर चलती है, नदी बहती है, तो वो अपने आसपास के भी जितने भी क्षेत्र होते हैं उनको प्रभावित करती है, अपने आसपास के क्षेत्र भी उससे प्रभावित होते हैं। तो ऐसे ही इसको अगर वेसल्स को नदी माने तो ये पासेज होती है SP12, SP13, 15 एंड 16 में। और ये सारे पॉइंट लीवर 14, CV22 और CV23। तो ये सारे पॉइंट को अगर हम देखते हैं SP12, 13, 15, 16 सारे हमारे ग्रोइंग एरिया में हैं। उसके जस्ट हल्का सा उसके ऊपर उसी एक ही लाइन के सीध में लीवर 14 होता है और CV22 और CV23 हमारे नेक रीजन में पाया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका ये पासिंग पॉइंट, पासिंग एरिया है इसका। इतना ही नहीं, ये और K9 की अगर बात करें तो यह किडनी और लिवर को स्ट्रेंथन देता है, शक्ति प्रदान करता है। इसके बाद है इसका जी क्लेफ्ट पॉइंट इसका K9 है, यह किडनी और लिवर को स्ट्रेंथ देता है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अगर हम देखें, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो फॉर मेल और फीमेल अलग अलग है। तो ये इसका कारण यह है कि अगर मेल, जैसे कि हम सभी जानते हैं मेल यानी यांग और यांग मीन्स लेफ्ट, अगर इन सबों को हम ये करें तो इसमें मेल में अगर प्रोटोकॉल देंगे तो लेफ्ट साइड में P6 लेफ्ट साइड में इसको टोन करेंगे। और हाँ, एक बात और, हमेशा मास्टर पॉइंट को हम टोनिफिकेशन करते हैं और उसका कपल पॉइंट हमेशा सेडेशन में उस पॉइंट का सेडेशन करते हैं। तो अगर मेल में अगर बात करें तो P6 जो मास्टर पॉइंट है वह लेफ्ट में लगेगा, उस टोन होगा, और उसका कपल पॉइंट SP4 राइट साइड में, राइट साइड के थंब के आगे बढ़ते हुए वह सेडेट होगा। और अगर फीमेल की बात करें तो जैसा कि बताया फीमेल मीन्स यीन, ये तो और यीन मीन्स राइट साइड, तो P6 राइट साइड में टोन होगा और SP4 लेफ्ट साइड में सेडेट होगा। तो इस प्रोटोकॉल को लगाकर एक छोटा इफेक्ट तो इसके बहुत है, लेकिन छोटे तौर पर हम यह समझ सकते हैं कि यह पूरे शरीर में ब्लड के सर्कुलेशन को नॉर्मल करता है, फिजिकल के साथ साथ मेंटल प्रॉब्लम को भी यह ठीक करता है। इस वेसल्स को यूज करके एक ओवरऑल अगर देखें तो सर्कुलेशन ठीक होता है और मेंटल प्रॉब्लम में भी काफी सहायक होता है। फिर इस वेसल्स के कारण एरिया ऑफ बॉडी
जो इन्फ्लुएंस होता है उसमें आता है चेस्ट, हार्ट एंड कार्डियक पेन। इन सभी चीज़ों में अच्छा इफेक्ट है। चेस्ट में अगर पेन हो, हार्ट पेन हो या कार्डियक पेन, इसमें इसका इन्फ्लुएंस रहता है। फिर हर एक वेसल्स के साथ इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन फंक्शन भी जुड़ा रहता है। तो इसमें हमारे पास इसमें है एड्रिनल ग्लैंड वेसल्स। एड्रिनल ग्लैंड इसे जुड़ा रहता है। जानते हैं एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर ट्रायंगल शेप का होता है, जहां से हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और एपिनेफ्रिन। ये सारे हार्मोन इससे एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट्स होते हैं। और यह इस वेसल्स के अंतर्गत आने वाला इंडोक्राइन है और इसका ये फंक्शन है। फिर एनर्जी मूवमेंट कंट्रोल, एनर्जी मूवमेंट होता है इस वेसल्स के थ्रू। इट कंट्रोल्स द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ यिंग की, ट्रीट रिवेलियस की है। यह कंट्रोल करता है यिन की को, डाउनवर्ड यिन की के डाउनवर्ड मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और जितने भी स्कैटर्ड की होते हैं आसपास के, सबों को एक जगह एकत्र करके अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए एकत्र करके ये सारे की को एक तरह से एकत्र करता है। इसका पाथवे देखते हैं। यिन रेगुलेटिंग वेसल स्टार्टेड फ्रॉम K9 goes up to CB23 via SP12, SP13, SP15, SP16, liver 14 एंड CB22। तो यह देखते हैं हम K9, क्योंकि हमारे पैर से शुरू होता है और खत्म होता है CB23। तो इस एरिया से यह पास करता है और इसके बीच में ये सारे पॉइंट्स आते हैं जो हमारे ग्रोइंग एरिया से लेकर चेस्ट को कवर करता हुआ CB23 तक पहुंचता है। फंक्शन एंड क्लिनिकल यूज ऑफ यिन रेगुलेटिंग वेसल। अब इसका हम देखते हैं फंक्शन और इसका क्लिनिकल यूज क्या है। यिन रेगुलेटिंग वेसल्स कंट्रोल ऑल यिन मेरिडियंस, सारे यिन मेरिडियन को कंट्रोल करता है। ट्रीट दिस मेरिडियन फॉर डिफिशियंसी ऑफ ब्लड या और यिन मोर सो व्हेन ए कंप्लेन्ड बाय फिजियोलॉजिकल मानसिक सिम्टम लाइक इंसोम्निया। यह ब्लड डिफिशियंसी को कंट्रोल करता है और इसके थ्रू होने वाले मानसिक बीमारी जैसे हैं इंसोम्निया, एंजाइटी या रेस्टलेसनेस, बेचैनी, इन सबों पर इसका इफेक्ट आता है। इसके वेसल्स को अगर यूज करते हैं, इस वेसल्स के पॉइंट को यूज करते हैं तो इसका इफेक्ट आता है। ट्रीटमेंट ऑफ यिन रेगुलेटिंग वेसल्स काम द माइंड, स्पेशली इन वुमेन। स्पेशली यहाँ वुमेन की बात की गई है। तो ये सारी वैसे तो ह्यूमन है, सब में होता है, लेकिन यहाँ स्पेशली वुमेन की बात की गई है कि उनमें जो ये सारी है एंजाइटी, इंसोम्निया, रेस्टलेसनेस, इन सबों में स्पेशल इसमें असर आता है। और इसके लिए हमने फीमेल में देखा था P6 लेफ्ट एंड SP4 राइट साइड में हम इसको यूज करेंगे। अब हम देखते हैं इसका, हमारे एक पिक्चर है, हमारे पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है कि इसका जो पाथवे है वो कहाँ से है। तो हम जैसे अभी चर्चा की थी K9, पिक्चर नंबर 12 में K9 से शुरू हो रहा है। K9 एंकल के ऊपर है। K9 से शुरू होते हुए SP13, SP15, SP16 और इसके जस्ट ऊपर लिवर 14, इसके बाद CB22 और CB23, यहाँ तक आकर इसका लास्ट है। इसके बाद है कि ये किस किस चीज में काम आता है, किस किस तरह की बीमारी में काम आता है, इसको सर ने यहाँ ब्रीफ किया है, उसके बारे में जानते हैं। रोग चाहे मानसिक हो या शारीरिक कारण रक्त की कमी हो जब, तो ऐसा रोगी ठीक हो सकता है अगर ये नियामक उपचारक हो। अगर मानसिक या शारीरिक कोई भी हो बीमारी हो, रक्त की कमी की वजह से होता है, तो इसको हम यिन रेगुलेटिंग वेसल्स के थ्रू इसको हम इस वेसल्स के पॉइंट को अप्लाई करके ठीक कर सकते हैं। सर में अगर ब्लड डिफिशियंसी जब हो जाए और सर में माइग्रेन का दर्द हो जाए, व्यक्ति बात बात में उत्तेजित हो जाए, तब यिन नियामक उपचार हो चाहे। अगर ब्लड डिफिशियंसी की वजह से अगर सर में माइग्रेन का दर्द हो, ब्लड डिफिशियंसी की वजह से अगर बार बार उत्तेजित हो जाए, तो इसमें हम यिन नियामक का उपचार दे सकते हैं। एकाएक अत्यधिक वाचाल बन जाए, समस्या दूसरे की समस्या हो पर वह भावुक हो जाए, फोबिया से ग्रसित हो, ये नियामक उपचार हो जाए। तो अभी तक ये देखा है हमने मानसिक बीमारी के बारे में जनरली बताया गया है। दूसरा है यिन रेगुलेटिंग वेसल्स 25 ब्लड को 25 करता है, इसीलिए ब्लड डिफिशियंसी में इसको हम यूज कर रहे हैं बार बार। सो इट 25 द फंक्शन ऑफ हार्ट, ब्लड को 25 करेगा, तो ऐसे में हार्ट के फंक्शन को भी 25 अपने आप होगा ही। यूज दिस मेरिडियन इन फॉलोइंग सिम्टम, और ये सिम्टम जब आएंगे, नीचे लिखे हुए सिम्टम आएंगे, उसमें हम यूज करते हैं। चेस्ट पेन में फीलिंग इन टाइटनेस इन चेस्ट में अगर करापन लग रहा हो, एंजाइटी,
एप्रीहेंशन में अगर किसी चीज की शक हो या आशंका हो, डिप्रेशन में, अवसाद में, नाइटमेयर, डरावने सपने अगर आते हो, नाइटमेयर अगर थोड़ा कभी कभार आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लगातार आता है तो ऐसे में हम इन रेगुलेटिंग वेसल्स को हम यूज कर सकते हैं। व्यक्ति अगर अवसादित हो जाए या रक्तचाप घट जाए, जब यह पेशेंट को हिस्टीरिया हो, तब ये नियामक पर उपचार देना चाहिए हमें। डरावने सपने आए, व्यक्ति स्वप्न में चिल्ला तो रहा है लेकिन चिल्ला ना पाए, सोने में जब वह कतराए और सोना ना चाहे, तो इसमें हम रेन रेगुलेटिंग वेसल्स को यूज करते हैं। इसके बाद चाहे हृदय में हो प्रदाह, इन्फ्लामेशन हो, अथवा हृदयावरण में हो प्रदाह, या तो हार्ट में हो या पेरिकार्डियम में हो, तो इसके साथ अगर लीवर में भी प्रदाह हो, लीवर में भी अगर इन्फ्लामेशन हो, तब इस ऐसे कंडीशन में भी हम इन रेगुलेटिंग वेसल्स को यूज करेंगे। इन रेगुलेटिंग वेसल इफेक्टिवली ट्रीट हेडेक ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ब्लड। इसमें अगर ब्लड की डिफिशियंसी की वजह से हेडेक हो रहा है, स्पेशली इन द बैक ऑफ द नेक, वह दर्द जो ब्लड डिफिशियंसी की वजह से हो रहा हो और बैक ऑफ नेक में होता हो, तो ऐसे में इन रेगुलेटरी वेसल्स को हम यूज कर सकते हैं। भोजन की भूख जब घट जाए, पेशेंट में भोजन की भूख ही घट जाए और वजन नियंत्रण गिरता चला जाए, अन्न पचाना जब मुश्किल हो जाए, तब ये नियामक उपचार वह चाहे। इसके अलावा सियाटिका जब हो जाए, दर्द पांव में अंगूठे तक चला जाए, एक तरफ के मेडियल नी में भी दर्द अगर आ जाए, तब ये नियामक उपचार उसको में हमें देना चाहिए। एड्रिनल ग्लैंड में अगर कोई खराबी हो, तो अभी हमने देखा था कि ये इन रेगुलेटिंग वेसल्स के अंतर्गत एड्रिनल ग्लैंड आता है, तो एड्रिनल ग्लैंड में अगर कोई खराबी आ रहा हो या स्टेरॉइड घट जाए, सिर्फ एक सेकंड, हाँ, या स्टेरॉइड का स्राव जब घट जाए, एड्रिनल ग्लैंड में खराबी आ जाए या स्टेरॉइड का स्राव घट जाए या हाइपोग्लाइसीमिया जब हो जाए, तब हमें ये नियामक उपचार देना चाहिए। और हाइपोग्लाइसेमिया को बताया गया जब रक्त में शर्करा की मात्रा, शुगर की मात्रा घट जाए, तो वो हाइपोग्लाइसेमिया, और इसके ऑपोजिट अगर शुगर की मात्रा बढ़ जाए ब्लड में, तो वो हाइपरग्लाइसेमिया हो गया। इसके बाद है पेट में इसमें अगर अल्सर, इसमें साइटिका वाला देख लीजिए। यस साइटिका सर, वाला जो आप लोग इसको देख रहे हैं ना, साइटिका कई तरह की होंगी, तो साइटिका इस वाले में जो आपको दूर करना है, यस इसमें सर, साइटिका हो, दर्द पांव के अंगूठे में जाए, और मीडियल में नहीं, मतलब जो बीच का नी का जो बीच का पार्ट हो, वहां एक तरफ का हो, केवल एक ही तरफ का दर्द हो। कभी दोनों पैरों में आ रहा है तो ये इसमें शायद नहीं आएगा। ये एक यस सर, मीडियल नी में दर्द आने पर ही यह साइटिका वाला इस उपचार करेगा। नहीं, साइटिका के उपचार बहुत जगह मिलेंगे आपको। तो ये यस सर, का एक तरफ का है और मीडियल नी में है, पैर में ही है, और नी में अधिक हो, और बीच के उसमें बीच मीडियल माने देखिए लैटरल, और ये का वहां के शब्द है एलोपैथ के। तो मतलब वो उसमें एलोपैथ क्या मतलब जो मॉडर्न साइंस है उसमें, कि साइंस में मीडियल माने कहा जाता है जो बीच का हो, और किनारे वाले लैटरल कहलाते हैं, जो लैटरल साइड में हो। तो मीडियल नी में दर्द हो तब इसको उपचार करना है। ठीक है सर। तो सर इस सियाटिका में गॉल ब्लैडर और यूबी दोनों से रिलेटेड सियाटिका में यूज कर सकते हैं, हाँ हाँ वही तो, लेकिन एक ही तरफ का होगा तो एक ही जब तरफ, मान लीजिए दोनों तरफ का है तो वो इसमें नहीं शामिल होगा। ठीक है, अब इस साइटिका में इसी का लिखा हुआ है, इसी चैप्टर इसी उसमें जाइए, और पेज नंबर अगर जिसके पास किताब हो तो इसी के पेज नंबर में बता रहा हूँ। पेज नंबर में आप आइए, और पेज नंबर 261, इसी किताब के पेज नंबर 261 में आपको ये मिल सकता है। साइटिका पेन का पूरा का पूरा अलग साइटिका, इसलिए बहुत अच्छी किताब है ये। तो इसमें अलग अलग चैप्टर है, जो ये आपको जो किताबें हैं ये स्पेशली यांग हील जब आप पढ़ लेंगे, आगे सारे खत्म हो जाएंगे, तो आपको सेक्शन 2 है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स के संबंध में, बहुत अच्छे प्रोटोकॉल्स की है और बहुत अच्छी किताब है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। स्टैटिस्टिक्स बहुत महत्वपूर्ण है, और खूब इसको पढ़िए, जितना पढ़ेंगे आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा। चलिए ठीक है सर। फिर इसके बाद है पेट में अगर अल्सर हो जाए, छाती में भयंकर तकलीफ हो, पसलियों में अगर न्यूरेल्जिया हो, तो ऐसा योगी ये नियामक उपचार चाहे, तो ऐसे कंडीशन में पेट में अल्सर हो, छाती में दर्द हो या न्यूरेल्जिया हो जाए रीब में, तो उसको हमें ये रेगुलेटिंग वेसल्स का उपचार देना चाहिए। और न्यूरेल्जिया को बताया है पेन इन नर्व्स में अगर पेन होता है, नर्व्स का पेन बहुत ही ज्यादा एक्यूट और बहुत ही अनबेरेबल होता है, नर्व्स का पेन, तो ऐसे कंडीशन में इसको हम इन रेगुलेटिंग वेसल्स का
ट्रीटमेंट दे सकते हैं। 5 प्रकार की मिर्गी होती है, 5 प्रकार का बवासीर होता है। जब जोर लगाते ही गुदा बाहर आ जाए, तब ऐसे कंडीशन में हमें पेशेंट को यूरिन रेगुलेटिंग वेसल्स का इलाज करना चाहिए। हर्पीज जोस्टर एक तरह का वो इन्फेक्शन ही होता है। अगर हर्पीज जोस्टर जब हो जाए, भीड़ से रोगी घबराए और हाइपरथायरॉयड जब हो जाए, तो ऐसे इन तीनों कंडीशन में, हर्पीज जोस्टर, भीड़ से घबराने के कंडीशन में और हाइपरथायरॉयड के कंडीशन में हमें पेशेंट को यूरिन रेगुलेटरी वेसल्स का उपचार देना चाहिए। और हाइपरथायरॉयड में वेट घटता है, इसके अपोजिट हाइपोथायरॉयड में उस तरह का थायराइड जिसमें कि वेट बढ़ता है। तो ऐसे इन तीनों कंडीशन। बहुत बढ़िया, ठीक। हाँ, हाइपरथायराइड तीनों में, हर्पीज जोस्टर, भीड़, ये वाला रोगी देखिए, भीड़ से रोगी घबराए। कभी कभी कोई लोग होते हैं जो भीड़ में जाना पसंद नहीं करते, जैसे भीड़ देखते हैं तो उनको घबराहट होती है, तो इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। हाइपरथायराइड आप इसको जोड़िए, किडनी कहाँ जोड़ेंगे? हाइपरथायराइड माने थायराइड बढ़ी हुई है, ठीक है। तो हाइपरथायराइड कब होगी? जब इन जो है डिफिशिएंट होगी, तो थायराइड बड़ी होगी। तो हम लोग किडनी में पढ़े हैं ना इसको, किडनी इन डिफिशियंसी, दोनों रोग जो है किडनी इन और किडनी यांग से जुड़े हुए हैं, हाइपर और हाइपो, ठीक है। उसको पढ़िएगा, तो वहां भी उपचार कर सकते हैं, यहाँ भी उपचार कर सकते हैं। ठीक है सर। इसके बाद है नौजिया जब रुक ना पाए, अन्न नली जब अवरुद्ध हो जाए, छाती में जब हो भारीपन, ऐसे कंडीशन में ये नियामक उपचार वह चाहे। तो ऐसे कंडीशन में भी हमें पेशेंट को यूरिन रेगुलेटिंग वेसल्स के उपचार देने चाहिए। नाइट ब्लाइंडनेस जब हो जाए, इंटेस्टाइन की हर्निया हो जाए और जब मुख में प्रदाह जब हो जाए, तो उसे ऐसे कंडीशन में हमें पेशेंट को यूरिन रेगुलेटिंग वेसल्स का इलाज देना चाहिए। इसके बाद हर एक चैप्टर में हमें देखा, हर एक वेसल्स में हमें देखा, मास्टर पॉइंट को ब्रीफ किया गया है, जिससे कि हमें उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हो और उसका जो लोकेशन है वो सही हो। इसमें सबसे जरूरी होता है वेसल्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स में, कि हम सही जगह पर इस पॉइंट को ट्रीट करें, सही लोकेशन उसका सही हमें मिले। एक सेकंड। यस सर। तो देखिए, कोई भी पूरी आपने ये किताब इतना पढ़ी होगी, और हर रेगुलेटिंग का जितने भी है वेसल्स को पढ़ा आपने, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो जितने भी बताई जा रही हैं, कुछ चीजें आपको हमेशा समझ में आनी चाहिए। इस जो चार्ट आता है कि उसका मेरिडियन का पाथवे, भाई और सब मेरिडियन का पाथवे हम लोग जानते हैं, लेकिन ये मेरिडियन स्पेशली कहाँ जाती है, कैसे ये आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर आप लोग थोड़ा समझेंगे, K9 से शुरू हो रही है, देखिए SP13, SP15, 16, लीवर 14, और अंदर ऊपर चली गई CV22। और देखिए कह रहे हैं ना कि गले में कोई प्रॉब्लम हो तो ये नौजिया, अन्नली में अवरुद्ध हो जाए, देखिए कहाँ जा रही है CV22 के बाद, कहाँ जा रही है? अन्नली, यही तो है अन्नली, CV22 के पास यही तो होगी, मतलब ये यही पूरा ये तो है अन्नली, खाना भोजन यही जा रहा है, तो वहां भी आप जा रही है। छाती में भारीपन, छाती में भारीपन क्यों? पेरिकार्डियम 6 इसका पॉइंट है, तो पेरिकार्डियम को 6 हम लोग यूज करते हैं कि पेरिकार्डियम का। दूसरा, कोई भी स्प्लीन की समस्या हमेशा आपको ब्लड के संबंध में जोड़ती है, तो ब्लड भी इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो भी ठीक होगी। फिर SP13 के आसपास जा रही, तो SP11, 12, 13 ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, जो आपके गोनाडियल एरिया के आसपास के हैं, तो उसकी वजह से भी ये आपको सॉल्व करती है समस्या। तो इसके पाथवे को भी जरूर देखिए आप लोग, और पाथवे देख करके अंदर से और तब पढ़िए, तो आपको और अधिक अच्छा लगेगा और समझ में और अधिक आएगा। ठीक है सर। फिर इसके मास्टर पॉइंट को देखते हैं। P6 के बारे में यहाँ बताया गया है। ये P6 को, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे हैंड में दोनों बाइलेटरल होता है, और हैंड में रिस्ट ज्वाइंट से 3 उंगली, अगर हम इसको नापते हैं, रिस्ट ज्वाइंट से 3 उंगली अगर हम नापेंगे, तो उस एंड पर, तीसरे उंगली के एंड पर यह P6 का आता है, रिस्ट के बीचों बीच। तो यही यहाँ पर दिखाया गया है P6। फिर है आर्थराइटिस ऑफ एल्बो, एंजाइना, आर्थराइटिस ऑफ एल्बो, एमनेसिया, शब्दों को भूल जाना, एलर्जी अगर होती है ऐसे कंडीशन में, या बोरीगम्स, पेट में अगर गुरगुराहट होता हो, सही ढंग से पचता नहीं हो और गुरगुराहट होती हो, ब्लड प्रेशर की अगर प्रॉब्लम हो, या कंजेशन ऑफ ब्रेन में अगर रक्त अवरुद्ध हो गया हो, कहीं रक्त का रुकाव हो गया होगा,
कार्डिटाइटिस, हृदय का अगर प्रदाह हो, कैथरेज ऑफ इंटेस्टाइन, आंतों में कैरहेस ऑफ इंटेस्टाइन, आंत में सर्दी जुकाम अथवा आंतों की श्लेष्मिक झिल्ली का प्रदाह, आंतों की श्लेष्मिक झिल्ली का अगर प्रदाह हो, या डिजीनेस, चक्कर आ रहा हो, एपिलेप्सी या एल्बो स्पैम, कोहनी में अगर ऐठन हो रहा हो, या मसूड़ों का प्रदाह, जिंजिवाइटिस, हार्ट पल्पिटेशन, अगर हृदय में धड़कन बढ़ा हुआ हो, हार्ट एंड सर्कुलेटरी प्रॉब्लम, हार्ट और सर्कुलेशन में अगर प्रॉब्लम होता है तो ऐसे में, या हार्ट पेन, तो सब कुछ हम देख रहे हैं हार्ट से रिलेटेड है, पेरिकार्डियम की वजह से या ब्लड की वजह से हार्ट पेन अगर हो रहा हो, ऐसे कंडीशन में हम यूरिन रेगुलेटरी वेसल्स को यूज करते हैं। हीट एंड कॉजेज सफरिंग ऑफ द हार्ट, गर्मी जिससे हृदय में तकलीफ हो, शरीर में ऐसी गर्मी जिसका असर हार्ट के ऊपर पड़ रहा हो। फिर है हर्निएटेड इंटेस्टाइन, आंतों की हर्निया, एक तो हर्निया डायफ्राम का होता है, दूसरा आंतों की हर्निया। फिर हेपेटाइटिस, लीवर का प्रदाह, हेमोरॉइड्स, अगर बवासीर हो या हार्ट डिजीज, गर्म मतलब पेशेंट को अत्यधिक गर्मी लगे, या हैंड स्पैम, अभी तुमने देखा था रिस्ट स्पैम या हैंड स्पैम। इम्पोर्टेंस, अगर नपुंसकता की अगर शिकायत हो। फिर है मुंह का प्रदाह, इन्फ्लेमेशन इन माउथ। लेजी आईज, अगर आंखें सुस्त हो जाए। लैक ऑफ सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन ड्यूरिंग सेक्स। लॉस ऑफ विल, इच्छा शक्ति की कमी अगर होती हो पेशेंट में, इच्छा शक्ति की कमी हो, तो ये हम देखते हैं इच्छा शक्ति की कमी हमें विल पावर की कमी, लिवर की कमी की वजह से होती है। फिर मैडनेस, अगर पागलपन की शिकायत हो। मेलेनकोलिया, विषाद अगर हो। नोजिया एंड वोमिटिंग, मिचली और वमन हो। नाइट ब्लाइंडनेस, इसके नर्वस ब्रेकडाउन, अगर पेशेंट में नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता हो। नेफ्राइटिस, किडनी का प्रदाह। पेरिकार्डियाइटिस, हृदय की झिल्ली का प्रदाह। फोबियाज, किसी भी तरह का अगर डर लगता हो, अकारण किसी चीज से डर लगता हो। रेड आइज या स्पैमिंग पेन इन एल्बो एंड आर्म्स। इसके अलावा अगर स्टमक है, अमाशय का दर्द, स्टमक एक अगर हो रहा हो, वीकनेस अगर हो रही हो, या विंड हीट इन हैंड, अगर हाथों में वात एवं गर्मी लगे, हाथों में वात की वजह से अगर गर्मी लगता है, या योइंग होती है, बार बार उबासी आती है, तो ऐसे कंडीशन में ये सारे प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हम यूरिन रेगुलेटरी वेसल्स का पेशेंट के ऊपर ट्रीटमेंट देंगे तो उसको बहुत ही अच्छा इलाज मिलेगा, बहुत ही अच्छा उसको ट्रीटमेंट मिलेगा। तो इस तरह से हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेसल्स के बारे में अभी चर्चा की है, यूरिन रेगुलेटरी वेसल, और उसके बाद फिर हम अपने इसी वेसल्स के क्रम को आगे बढ़ाते हुए दूसरे वेसल्स को देखते हैं। इसमें है डायमो वेसल्स या गडल वेसल्स। सर इसमें आपको कुछ बताना है? इसमें ये अभी ये ना हमने बता दिया, बीच बीच बता दे रहे थोड़ा। ठीक है। इसको देखिए, सारे वेसल्स को पढ़िएगा। हमारा उद्देश्य क्या है, जब आप पढ़ेंगे इसको और आप थोड़ा सा मेरिडियन को जरूर देखते रहिए। मेरिडियन इसकी, क्योंकि और सब मेरिडियन तो वो है, ये वाली मेरिडियन किताब में ही दर्ज है, और उस मेरिडियन के स्पेशली पाथवे डिफरेंट है, तो इसको मेरिडियन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत चीजें क्लियर होने लगेगी। हम ये नहीं कह रहे कि सारी चीजें क्लियर होंगी, लेकिन बहुत चीजें जो पॉइंट हो गया, इसके 2 पॉइंट हमेशा होते हैं, तो आपको मास्टर पॉइंट को और उसके जो रूट है, रूट को जरूर पढ़िएगा, और रूट को पढ़िए, एंडोक्राइनल सिस्टम जरूर पढ़िए। इससे क्या होगा, आपको क्लैरिटी जो है सोचने की, समझने की, क्योंकि होता यह लिखा बहुत हुआ है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि अरे ये कौन सा है, क्योंकि अब पढ़ना सबको है, लेकिन अल्टीमेटली एंडोक्राइनल सिस्टम, एरिया ऑफ बॉडी इन्फ्लुएंस्ड, ये छोटे, इनको हल्के मत पढ़िए, देखिए पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है इस किताब, इसमें चेस्ट, हार्ट, कार्डियक पेन, पेरिकार्डियम 6 की वजह से, वो पूरा का पूरा एरिया ऑफ बॉडी इन्फ्लुएंस, चेस्ट, हार्ट और कार्डियक पेन, इसी एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग। इस एरिया को जानते हैं, P6 हम लोग कहते थे कि हम लोग बीच छाती का हमारा कोई भी प्रॉब्लम हो तो P6 को हम लोग, ये P6 कंट्रोलिंग पॉइंट है, मास्टर पॉइंट है। एनर्जी मूवमेंट कंट्रोल, इट कंट्रोल द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ इनकी। तो डाउनवर्ड मूवमेंट मतलब कहीं अगर इनकी कहीं ऊपर उसका जा रहा है, तो इस रूट में कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो उसको वो ठीक करती है। इसीलिए आपको ऊपर यॉर्निंग आ रही है तो भी ये प्रॉब्लम करेगी। ट्रीट रेबेलियस की हीर है, फिर उसका पाथवे देख लीजिए, और तब आप देख लीजिए कि कितना उसके गुण क्या है। और स्पेशली जो सिंगल पॉइंट का है, तो सिंगल पॉइंट में मास्टर पॉइंट का हमेशा बताया गया है, सारे 8 का आपको बता दिया गया है, एक एक करके अलग। ठीक, पढ़िए जरूर।
और सबसे बड़ी बात ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल में एक दो बातें ऐसी है, हर एक जितने भी हम वेसल्स देखते हैं सबका ऑपोजिट एक वेसल है। जैसे अभी हमने यिन रेगुलेटिंग वेसल्स के बारे में देखा, चर्चा की है, तो इसका ऑपोजिट, इसका जो उलट है जिसमें मास्टर पॉइंट और कपल पॉइंट एक दूसरे का ऑपोजिट होगा, वह है चोंगू वेसल या वाइटल वेसल। उसमें मास्टर पॉइंट है sp4 और कपल पॉइंट है p6, जैसे इसमें है ना यिन रेगुलेटिंग वेसल में, उसका ऑपोजिट। इतना ही नहीं, एक बात और कहना चाहूंगी कि हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स में हम हमेशा मास्टर पॉइंट को सबसे पहले लगाते हैं, उसके बाद कपल पॉइंट को लगाते हैं। और जब इसको रिमूव करना होता है, जब इस मैग्नेट को हटाना होता है, उस समय हम हमेशा ही कपल पॉइंट को सबसे पहले हटाएंगे, उसके कुछ क्षण के बाद, कुछ सेकंड के बाद ही मास्टर पॉइंट को हटाएंगे। और यह इतना इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट होता है, इतना इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है कि जैसे और सारे ये दूसरे ये को प्रोटोकॉल को लगाते हैं, नॉर्मल प्रोटोकॉल को लगाते हैं तो हम 7-8 घंटा लगा कर छोड़ सकते हैं, लेकिन ईओबी के प्रोटोकॉल्स को हम 4 से 5 घंटे से ज़्यादा हमें नहीं लगाना चाहिए। उसी में बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये 2-3 बातें थी। इसके बाद फिर मैं अगले चैप्टर नंबर 7, डाइमो वेसल या गडल वेसल, या इसको हम बेल्ट वेसल भी कहते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें गडल वेसल का मास्टर पॉइंट है GB41 और दूसरा है कपल पॉइंट है TW5। और इसके ऑपोजिट जो वेसल्स है उसका नाम है यांग रेगुलेटिंग वेसल। उसमें मास्टर पॉइंट होगा ट्रिपल वार्मर 5 और कपल पॉइंट होगा GB41। तो वो उसकी चर्चा हम बाद में कभी करेंगे, पहले ये देखते हैं। और ये मास्टर पॉइंट GB41 जो कि पैर से शुरू होता है, पैर में पाया जाता है, और कपल पॉइंट TW5 वह रिस्ट में पाया जाता है। अभी हमने देखा था P6 भी रिस्ट में पाया जाता है। इसके ऑपोजिट TW5 ट्रिपल वार्मर 5 रिस्ट में यांग साइड पाया जाता है। और इसका स्टार्टिंग पॉइंट है GB26 और लीवर 13। GB26 और लीवर 13। तो लीवर 13 तो हमने देखा था, ये भी दोनों ही ग्रोइन एरिया में ही पाया जाता है। वही इसका पहले वो देख लीजिए, चार्ट देख लीजिए। ये देखिए चार्ट है, ये गर्डल माने यही कमर पेटी वाला जो होता है उसका पॉइंट है। देखिए एकमात्र, नॉर्मली आपको और सब तो है, बड़ी वेसल में एकमात्र वेसल होगी जो आपकी हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है। यस, बिल्कुल सर, यही एक ऐसा है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो इसके पॉइंट पर देख लीजिएगा। चलिए, हाँ, ये एक हॉरिजॉन्टल, सही कहा, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, हॉरिजॉन्टल वेसल है। और फिर इसका स्टार्टिंग GB26 या लीवर 13 से होता है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अगर हम इसका देखें, मेल और फीमेल में जैसा कि अभी मैं चर्चा की थी, अलग अलग होगा। मेल में होगा GB41 लेफ्ट साइड, GB41 टोन एंड ट्रिपल वार्मर 5 राइट साइड में सेडेट होगा। और अगर फीमेल की बात करें, GB41 राइट साइड टोन और ट्रिपल वार्मर 5 लेफ्ट साइड सेडेट होगा। एरिया ऑफ बॉडी इन्फ्लुएंस्ड, वो एरिया, बॉडी का वह एरिया जो इसकी वजह इस वेसल से इन्फ्लुएंस्ड होता है, वह है आउटर एस्पेक्ट ऑफ लेग का आउटर एस्पेक्ट, आउटर साइड ऑफ बॉडी, शोल्डर एंड नेक, इसके बाद जेनाइटल, रिस्ट एंड हिप, ये सारी जगह इसके इन्फ्लुएंस में आते हैं, इस वेसल्स के इन्फ्लुएंस में आते हैं ये सारे एरिया। फिर हर एक वेसल्स में जैसे बताया कि एक एंडोक्राइन से अटैच होता है, इसमें आता है पिट्यूटरी ग्लैंड वेसल्स। पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें इससे एसोसिएट्स होता है, इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल से, जिसमें कि जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड सारे ग्लैंड्स का मास्टर होता है। FSH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, TSH, ADH, ये सारे हार्मोन इससे सीक्रेट होते हैं। फिर एक बार इसके पाथवे को हम देखते हैं। द डाइमो रन अराउंड द बॉडी लाइक अ बेल्ट स्ट्राइकिंग द वेस्ट में जहाँ बेल्ट बांधते हैं वैसे उस एरिया में पूरा ये कवर करता है उस एरिया को। इट ओरिजिनेट एट GB26 एंड गोज अराउंड द वेस्ट, जैसे लीवर 13, GB26, GB27 एंड GB28, जिसका कि सर ने भी बताया और पिक्चर में भी हमें यहाँ दिखाया गया है। इट इज द ओनली हॉरिजॉन्टल वेसल इन द बॉडी, यह एकमात्र ऐसा वेसल है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, हॉरिजॉन्टली पाया जाता है। फंक्शन एंड क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ डाइमो वेसल, अब इसका फंक्शनल और क्लिनिकल इंडिकेशन क्या है उसके बारे में देखते हैं। इट ट्रीट्स द लिवर एंड गॉल ब्लैडर एक्सेस पैटर्न कॉजिंग द टेम्पोरल हेडेक,
जब लीवर और गॉल ब्लैडर के एक्सेस की वजह से टेम्पोरल हेडेक हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में इसको ट्रीट करते हैं। लीवर यांग जब जब बढ़ जाती है और गॉल ब्लैडर भी एक्सेस हो जाए, तब टेम्पोरल हेडेक हो जाए, और ऐसे में यांग अवरोध निवारक उपचार देना चाहिए हमें। तो ऐसे में लीवर की वजह से हम जानते हैं कि माइग्रेन की भी शिकायत होती है। ऐसे कंडीशन में हम माइग्रेन का जो ट्रीटमेंट है उसके अलावा हम ये डाइमो वेसल्स या गडर वेसल्स का भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इट ट्रीट्स द डैम्प हीट इन जेनाइटल कॉजिंग। जेनाइटल एरिया में अगर डैम्प हीट की वजह से प्रॉब्लम आए, पेशाब में जलन हो, पेशाब करने में तकलीफ हो, या आर्द्रता या उष्मा बढ़ जाती जननांगों में, जब जब मूत्र में अगर जलन हो जाती है, पेशाब करने में कठिनाई हो, तब यांग उपचार, आरोही उपचार देना चाहिए। तो ये 3-4 लाइन जितना भी बताया गया है, ये सभी हमें यूटीआई से कनेक्टेड होते हैं, यूटीआई इन्फेक्शन से कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें हम या डाइमो वेसल्स या गर्डर वेसल्स का उपचार दे सकते हैं। इट ट्रीट्स द इम्पेयरमेंट ऑफ की इन लेग मेरिडियन कॉजिंग कोल्ड लेग एंड फिट। लेग और फीट अगर कोल्ड हो जाए, पर्पल फीट हो जाए, या टेंस आउटर लेग मसल्स, पैर के बाहरी पेशी में तनाव आ जाए, मसल्स में तनाव आ जाए, ऊर्जा प्रवाह बाधित होकर पांव पैर बैंगनी व ठंडे हो जाए, पैर की बाहरी पेशी में अगर तनाव हो जाए, तो हमें यांग अवरोध निवारक उपचार हमें देना चाहिए। फिर है इट ट्रीट्स द बेल्ट पेन कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ लिवर ब्लड एंड और एक्सेस लिवर यांग, या तो लिवर डिफिशियंसी, ब्लड डिफिशियंसी हो, या एक्सेस यांग हो, लिवर यांग हो। तो ऐसे कंडीशन में बेल्ट पेन मीन्स पेन इन द एरिया ऑफ वेस्ट वेयर वी टाई द बेल्ट। वो वेस्ट का वो एरिया जहां हम बेल्ट लगाते हैं, ऐसे जगह पर अगर पेन होता है। लीवर में अगर रक्त घट जाए, डिफिशियंसी हो जाए, और या लिवर यांग बढ़ जाए, बेल्ट पेन तब हो, तब ये यांग अवरोध उपचार हमें देना चाहिए। रूमेटिक आर्थराइटिस हो जाए और कई जोड़ इफेक्ट हो जाए, डिफॉर्मिटीज भी आने लगे, तब हमें यांग अवरोध निवारक उपचार देना चाहिए। Rheumatic arthritis is an acute inflammation and pain of one or more joints, and often with endocarditis, that is with inflammation of lining of the heart of endocardium। तो रूमेटिक आर्थराइटिस स्पेशल टाइप आर्थराइटिस के का एक स्पेशल प्रकार है, जिसमें इन्फ्लामेशन, एक्यूट पेन होता है, और बहुत सारे जॉइंट इफेक्टेड होते हैं। खासकर जब हार्ट की लाइनिंग, इंडोकार्डियम में जब इन्फ्लामेशन हो जाए, तो यह इसी तरह के आर्थराइटिस के लिए यह वर्ड है, रूमेटिक आर्थराइटिस। डिफॉर्मिटीज इज अ फिजिकल मेल फॉर्मेशन और डिसऑर्टेशन और डिफॉर्मेशन। तो ऐसे कंडीशन में हमें डाइमो या गडर वेसल का उपचार देना चाहिए। रक्तचाप जब बढ़ जाए, इसके बाद है क्रोनिक माइग्रेन दर्द जब सताए, पार्श्व भाग का दर्द सताए, तब हमें यांग अवरोध निवारक उपचार हमें देना चाहिए। तो क्रॉनिक माइग्रेन के केस में भी इसको हम डाइमो गडल को दे सकते हैं। या इसके बाद अगर इसको अलग से नोट करिए, इसको अलग से नोट करिए कि क्रॉनिक माइग्रेन, नॉर्मली लोग शिकायत करते हैं क्रॉनिक माइग्रेन माने पुराना हो चुका हो। नॉर्मली हम लोग क्या यूज करते हैं माइग्रेन में, कोई बताना चाहेगा? माइग्रेन के हम लोग 4 पॉइंट 4 पॉइंट 4 पॉइंट याद रखिए, बस महत्वपूर्ण है। 4 पॉइंट है, 2 लीवर के हैं और 2 गॉल ब्लैडर के हैं। यस सर। लीवर 2 3 लेना चाहिए। 2 3 माइग्रेन माने एनर्जी बढ़ी है, तो 2 3 क्या है? लीवर का 2 क्या पॉइंट हुआ? अग्नि का पॉइंट। लीवर का 3 पॉइंट हो गया किसका? ह्यूमिडिटी का पॉइंट। तो लीवर 2 3 माने ऑर्गन सोर्स पॉइंट। तो दोनों को सीडेट कर देंगे, तो दोनों को सीडेट कर दिया। उधर गॉल ब्लैडर के 2 पॉइंट लेना है, तो एक GB 13 है और एक GB 20 है, तो 2 4 पॉइंट हो गए। तो यानी नॉर्मली हम लोग जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में यूज करते हैं लीवर 3, लीवर 2, लीवर 3 और उधर GB 13 और GB 20, उनके लिए हम लोग इस का भी उपचार कर सकते हैं। सिंगल, ये सिंगल उपचार है कि इसमें केवल 2 पॉइंट आपको लगा दीजिए, GB 41 और TW5। यस, ऐसे आप लोग याद करेंगे तो आपको अधिक बढ़िया समझ, उसको तुरंत यहाँ से वहां तुरंत घुमा दीजिए। तो वहां जानते हैं 4 पॉइंट, यहाँ सिंगल पॉइंट 2 पॉइंट में काम चल रहा है, बस। तो सर दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं?
नहीं नहीं, एक एक को यूज करिए। एक को, ठीक क्रॉनिक माइग्रेन की बात कर रहा, अभी शुरू में माइग्रेन हुआ तो आप वही वाला यूज करिए, लेकिन ये ठीक क्रॉनिक माइग्रेन की बात कर रहा है। कह रहा है देखिए, ये स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल दोनों चीजें हैं, ये डीप लेवल पर बात कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं ना कि नदियां नहीं बल्कि ये बड़ा जलाशय के रूप में है, यस, समुद्र की तरह है, इसको आप यूज करिए कभी क्रॉनिक केस में, ऐसे नहीं। ठीक है। एनर्जी है ना। फिर है स्किन एलर्जी जब हो जाए या हाथ की उंगलियां कांपने लगे, पैर की उंगलियों में अगर दर्द हो जाए, तब ऐसे कंडीशन में हमें यांग अवरोध निवारक पर उपचार देना चाहिए। स्किन इसके बाद एलर्जी का देखिए, आप स्किन एलर्जी के लिए आप एक मेरिडियन आपके पास ये है, और 2 मेरिडियन चाइनीज में ही बताइए, ऐसे डिस्कस करिए। चाइनीज में क्या है बोलिए? चाइनीज में डॉक्टर वॉल अभी स्किन मेरिडियन है वहां पे। हाँ, एलर्जी स्किन है। एडीबीएस एक स्किन मेरिडियन है और एक एलर्जी मेरिडियन है। दो मेरिडियन है वहां, देखिए। हाँ, दोनों का पॉइंट है, एक का सीएमपी पॉइंट, दोनों का सीएमपी पॉइंट यूज करिए, और दोनों का जहां भी, अगर मान लीजिए सीएमपी स्किन एनर्जी पूरे शरीर में होगी तो सीएमपी पॉइंट, अगर कोई स्पेसिफिकली किसी पॉइंट पर है तो उसका 1 2 3 में कोई पॉइंट ले लीजिए। 1 माने नीचे का, 2 माने बीच का जो डायफ्राम के ऊपर है, और तीसरा आप हेडेक सर का, बस। तो 2 पॉइंट यूज करना है। इसके उसके 1-3 है वहां, स्किन का इसके 1-3 है जिसको किडनी की तरह है, तो वो हमारा सीएमपी पॉइंट है। और दूसरा स्किन का 1 2 3 पॉइंट आपको लेंगे पैर में, मान लीजिए पैर में हो तो एलर्जी है तो स्किन 1, अगर आपको लगा बीच के एरिया में बहुत वो है तो वहां स्किन 2, और अगर आपको लग रहा है कि ऊपर आपको जहां चेहरे में बहुत दिखा रही है तो स्किन 3। उसी तरह एलर्जी वाला AD1B इज द सीएमपी पॉइंट, तो AD1B वहां यूज कर लीजिए। और AD अगर आपको लग रहा है कि नीचे लेवल पर है तो नीचे, बीच में तो 2, ऊपर वाला 3। तो इस तरह वो एलर्जी। अब यहाँ स्किन एलर्जी का उपचार केवल यहाँ पर GB41 और TW5 पे दिया हुआ है, लेकिन 5 घंटे, बार बार कह रहे हैं कि 5 घंटे से अधिक मत लगाइए, आप उसको फिर निकाल दीजिए, फिर आप अगले 5 घंटे बाद लगाइएगा, 5-7 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 4-5 घंटे फिर लगाइए, क्योंकि एनर्जी हमारे पास मापने का पैमाना डर्मेट्रॉन मशीनरी नहीं है कि हम जाने कि कितना है। तो अगर ठीक हो गई है तो फिर वो आप बढ़ाएंगे तो फिर एनर्जी दूसरी तरफ बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए। यस, फिर 8 नंबर है गाल ठुड्डी में हो दर्दीले, पाँव के डॉर्सम में हो दर्द, दांत दर्द जब लगे सताने, तब हमें ऐसे में डायमो या गर्डल वेसल यांग अवरोध निवारक उसका मर्ज है, उस पर हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। कामेक्षा हो अति तीव्र, पेशाब में हो जब जलन, बेल्ट रीजन में अगर कोई तकलीफ हो तो हमें यांग अवरोध निवारक पर उपचार देना चाहिए। तो इससे पहले हम पेशाब में जलन का हमने देखा था, यूटीआई इन्फेक्शन से इसको रिलेट किया था। तो ऐसा अगर प्रॉब्लम होता है तो इसमें हमें यांग अवरोध निवारक पर उपचार देना चाहिए। वक्ष पर जब हो जाए फोड़ा, या TW16 के पास अगर सूजन हो जाए, या मेस्टाइटिस जब हो जाए, तो ऐसे में यांग अवरोध निवारक पर हमें उपचार देना चाहिए। और मेस्टाइटिस के बारे में बताया गया, स्तनों के प्रदाह इन्फ्लामेशन को हम मेस्टाइटिस कहते हैं। ऐसे कंडीशन में हमें ये डायमो वेसल्स या गर्डल वेसल्स पर हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। लीवर में रक्त जब घट जाए, जॉइंट शरीर के पोषण कम पाए, शरीर के जॉइंट्स में पोषण कम, न्यूट्रिशन कम मिले, जीभ गहरी लाल हो जाए, तब ऐसे में हमें यांग अवरोध निवारक पर उपचार देना चाहिए। गर्द दर्द न्यूरेल्जिया का हो, नस का दर्द अगर हो, या मसल्स पेन जब तुम्हें सताए, मासिक धर्म जब दर्दीला हो, तब हमें यांग अवरोध निवारक काम में लाना चाहिए। फिर है एमनोरिया जब हो जाए, तो ऐसे में एनीमिया अगर हो जाए, एमनोरिया हो जाए या एनीमिया हो जाए, लेथार्जी हो जाए, तो हमें यांग अवरोध निवारक उपचार देना चाहिए। एमनोरिया अगर मासिक धर्म न हो, या एनीमिया मीन्स रक्त अल्पता, तो ऐसे कंडीशन में हमें यांग अवरोध निवारक पर उपचार देना चाहिए। कॉसिक्स में जब दर्द हो जाए और अगर बैठना हमें मुश्किल लगे और खाते समय अगर बार बार गाल कट जाता है, तब ऐसे कंडीशन में भी हमें यांग अवरोध निवारक पर उपचार देना चाहिए। कोसिक्स में और दर्द का कोई हमारे पास कोई पॉइंट है? कोसिक्स याद करिए,
जीबी की तरफ जाएंगे, GB1 या CB1? सर तो मेरा गवर्निंग वेसल्स का होगा सर। CB, हाँ GB। गवर्निंग यस सर। तो उसका उसका एक सिद्धांत है। गवर्निंग वेसल का कौन सा पॉइंट होगा? कोसिक्स सर 1 पॉइंट होगा। रूट एंड फ्रूट पे 1 1 होगा। 1 पॉइंट फर्स्ट पॉइंट होगा। और लास्ट पॉइंट क्या होगा? 27। हाँ 26 27 वही वाला जो अंदर चला चालू में, जाता चालू में जो होगा उधर से। है। हाँ तो आप 2 पॉइंट लगा सकते हैं। इसके अगर इसकी एनर्जी, तो हम लोग कहते हैं फर्स्ट पॉइंट अगर हो तो लास्ट पॉइंट पर जीबी 26 यहाँ आता है और 27 28 अंदर चला जाता है। तो जीबी 28 तो होगा, लेकिन जीबी 26 पे तो लगाएंगे। यस सर। तो गवर्निंग वेसल का 26 पॉइंट को कोसिक्स में दर्द में यूज कर सकते हैं हम लोग। थ्योरी ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। कोसिक्स में फर्स्ट पॉइंट, मेरिडियन का फर्स्ट पॉइंट, और 26 इज द लास्ट पॉइंट। 15 नंबर में है, रोगी अगर गुस्सा रोक ना पाए, बात बात पर शुद्ध हो जाए, मरने मारने पर उतारू हो जाए, ऐसे कंडीशन में यांग अवरोध निवारक पर हमें उपचार देना चाहिए। अगर कुंवारी कन्या लीवर के देखिए जितने भी हैं, गाल ब्लैडर और लीवर के जो पॉइंट हैं, वो अधिकतर गुस्से वाले, सब यही वाले पॉइंट बता रहे हैं अधिकतर। क्यों? जीबी मेरिडियन है बिल्कुल 27 28 और 26 सब उसी के पास है। तो गाल ब्लैडर मेरिडियन माइग्रेन के लिए, गाल ब्लैडर मेरिडियन गुस्से के लिए जानी जाती है। इसलिए ये सब पॉइंट उसके अधिकांशतः ऐसे हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर वैसे भी पूरे बॉडी में कहीं गर्मी हो या गुस्सा को शांत करने के लिए लीवर 2 को सिडेट करना हाँ यस, 1 पॉइंट ट्रीटमेंट के अंदर आता है। लीवर 2। कुंवारी कन्या का मासिक धर्म संबंधी अथवा बेल्ट पेन संबंधी कोई अगर बीमारी हो तो ऐसे में डाइमो पर उपचार देने से लाभ मिलता है। ल्यूकोरिया में भी डाइमो पर उपचार देने से लाभ मिलता है। रोगी के पेट तथा पैरों में रक्त प्रवाह बढ़ने से रोगी को ऐसा लगे जैसे कि वह पानी में बैठा हो, तब ऐसे कंडीशन में भी हमें डाइमो पर उपचार देना चाहिए। तो ये सारी चीजें तो अभी हमने देखी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल डाइमो को कब हमें यूज करना है, ये सारा यहाँ ब्रीफ किया गया है। इसके बाद अब डाइमो के हम मास्टर पॉइंट के बारे में देखते हैं कि उसका कहाँ का यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोकेशन देख रहे हैं GB41 हम जानते हैं कि हमारे फोर्थ टो के लास्ट नाखून के जड़ के पास इसका लास्ट पॉइंट है। और GB41 उसी में अगर आगे हम बढ़ते जाएंगे तो मेटाटार्सल बोन के पास GB41 पाया जाता है। इसके बारे में अब देखते हैं कि इसको कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। एमनोरिया मासिक धर्म का लुप्त हो जाना, एनीमिया रक्त की कमी, जनरली सबके बारे में अभी हम चैप्टर में हमने पढ़ा ही था, लेकिन एक बार फिर से देखते हैं। एब्सेस ऑन ब्रेस्ट, स्तन का फोड़ा, बाइट्स चिक्स इजिली, दांतों का बार बार कट जाना, अपने दांतों से ही अपने गाल का कट जाना, कैक्ट्राइट्स, मोतियाबिंद। इसके बाद कोल्ड एंड चिल्ड, ठंड एवं सिहरन की वजह से। कैक्ट्राइट का मतलब लीवर आंख में खुलता है, इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे में गॉल ब्लैडर लीवर एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसलिए यहाँ कैट्रैक्ट का यूज, कैट्रैक्ट के केस में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। ड्रिपिंग यूरिन, बूंद बूंद पेशाब का होना, डिफॉर्मेशन ऑफ फिंगर, तो अभी हमने देखा था रिमेटिक आर्थराइटिस या गाउट के केस में इसको लिया है। उसके बाद आई डिजीनेस, आंख में चक्कर आना। फिर है एक्जिमा भी लीवर हीट की वजह से ही होता है, तो ऐसे कंडीशन में लीवर GB41 को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सर्शन, थकान आना। फुल फीलिंग इन चेस्ट, छाती में भरापन लगना। हार्ट पेन, हृदय में अगर दर्द हो। फिर हेडेक, सिर में अगर दर्द हो। इन्फ्लामेशन ऑफ आइरिस, आंख की उपतारा का प्रदाह। अस्थि मज्जा प्रदाह, इरेगुलर मेंसेस, अनियमित मासिक धर्म। फिर है लेथार्जी फॉलोड बाय द ट्रेमलिंग इवेंचुअली लीडिंग टू एमेसिएशन, सुस्ती के बाद कंपन होने लगना तथा बाद में वजन का धीरे धीरे घटते जाना। लार्ज एब्सेस फ्रॉम ST12 एंड टू आर्मपिट, ST12 से लेकर आर्मपिट तक के कांख तक में एक बड़ा सा फोड़ा हो जाना। स्वेलिंग अराउंड TW16 के आसपास, TW16 जानते हैं कान के पीछे होता है, उसके आसपास अगर सूजन हो तो जानते हैं कि वहां से गॉल ब्लैडर की मेरिडियन में जाती है, तो ऐसे में GB41 को हम ट्रीट कर सकते हैं। मेंटल रिटार्डनेस, मानसिक मंदता अगर हो। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, मासिक धर्म के साथ अगर क्रैम्प आता हो, बाइटे आता हो। ऑक्सीपिटल बोन पेन, सर के पीछे की हड्डी में अगर दर्द होता हो।
पेन इन लेटरल कैंथस ऑफ आई के बाहरी चक्षु कोण में दर्द का होना, ऐसे कंडीशन में भी इस पॉइंट को हम ले सकते हैं। पेन इन एंड स्वेलिंग इन डोर्सम ऑफ द फीट, पांव के ऊपरी भाग में दर्द और सूजन का होना। रिब केस पेनफुल, अस्थि पंजर का में दर्द होना। रूमेटिक पेन ऑफ द एल्बो, नी एंड लंबर एंड शोल्डर, रूमेटिक दर्द हो, नी लंबर और शोल्डर में अगर दर्द हो तो ऐसे कंडीशन में ले सकते हैं। रेबेलियस की एंड पेंटिंग, हम हफनी के साथ ऊर्जा का मार्गोल्लंघन होना। स्पैमिंग पेन इन टो, पाँव की अंगुलियों में ऐंठन युक्त दर्द का होना। स्प्रेन्ड एंकल, टखने में अगर मोच आ जाती हो। थ्रोम्बोसिस, थक्का बनने से रक्त वाहिनी की अवरुद्धता, अगर थक्का बनने की वजह से अगर ब्लड वेसल्स में अगर अवरुद्धता हो जाती है ऐसे कंडीशन में। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, ऐसे कंडीशन में हम GV41 को ले सकते हैं। टूथेक में फिर थिंग्स वीक नो एनर्जी, थाइज वीक, सॉरी, यस सर, थाइज वीक नो एनर्जी, जांघें कमजोर हो जिसमें शक्ति ना लगती हो, तब ऐसे कंडीशन में भी हम GV41 को ले सकते हैं। फिर वोमिटिंग, वेंटोन सेक्सुअल डिजायर, या इसके बाद है वीक आईसाइट, वंडरिंग बाय सिंड्रोम, स्थान परिवर्तन करने वाला ऐंठन युक्त दर्द अगर हो रहा हो। इसके बाद लास्ट है यॉर्निंग टू मच, अगर बहुत ज्यादा यॉर्निंग होती हो, जमाई आती हो, तो ऐसे ये सारे कंडीशन में भी, इसको कमोवेश हमने चैप्टर में पढ़ा था लेकिन इसके लिए एक सिंगल पॉइंट के बारे में बताया गया है। इस सारे प्रॉब्लम में भी हम GV41 को हम ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट वेसल्स, 2 वेसल्स के बारे में जानकारी प्राप्त की है। उम्मीद है कि मैं आप लोगों को समझा सकी हूँ। सर चैप्टर फिनिश। बहुत बढ़िया मैम। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू, चलिए थैंक यू। देखिए 2 बड़े चैप्टर, और ये सब अच्छे चैप्टर्स कहलाते हैं। 8 चैप्टर हैं, इनको अगर 8 चैप्टर को आप धीरे धीरे पढ़िए, और अभी तो मान लीजिए जो क्लास में हो रहा होगा क्लास में, लेकिन इनको थोड़ा कंसंट्रेशन से पढ़िए, अलग अलग पढ़िए, तो मुझे लगता है कि शायद आपको बहुत चीजें मालूम होंगी। और पॉइंट का एप्लीकेशन हमेशा वही, जो सिद्धांत है उसको पालन करिए। 5 घंटे, 5.5 घंटे से अधिक मत लगाइए, फिर बाद में लगा लीजिए, कोई आवश्यक नहीं कि एक साथ ही लगाएं। और उसके बाद जो है उसको एनर्जी को अपना देखते रहें, पर कुछ खुद मालूम फीलिंग होने लगेगी कि आपको एनर्जी बढ़ रही है। और दोनों को वही करिए कि पहले लगाइए मास्टर पॉइंट, अगर मेल है तो लेफ्ट में, और सेडेशन के लिए राइट में, और अगर फीमेल है तो आपको जो राइट में उनका टोनिंग करेगा और सेडेशन करेगा लेफ्ट में। और निकालते समय, लगाते समय यही सिस्टम, फर्स्ट जो मेन पॉइंट है वो, और कपल पॉइंट सेकंड में। उसके बाद उतारते समय आपका दूसरा सेडेशन पॉइंट पहले उतारिए, और उसके बाद टोनिफिकेशन वाला पॉइंट बाद में उतारिए। बस ये इसका पालन करिए, और एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी है। और जैसे बीमारी हो, उस बीमारी के संदर्भ में, क्रॉनिक बीमारी हो, उनमें जरूर आप यूज करिए, और उसको करके आपको लगेगा कि हाँ बेटर रिजल्ट है। ये किताब बहुत इसलिए महत्वपूर्ण है, अभी जब आप किताब को पढ़ लेंगे तो इसके बाद आपको इतने, गायनी के लिए 2 किताबें जो बहुत महत्वपूर्ण है, उनमें से एक किताब ट्रीटाइज 6 है, और दूसरी किताब है ट्रीटाइज 20। इसमें रोगों के बारे में जितना विस्तार से दिया हुआ है, उतना विस्तार से और तो दिया हुआ 8 में दिया होगा, 9 में दिया होगा, सब में। लेकिन इसमें आप उस चैप्टर तक हम लोग बात ही नहीं करते हैं। हम लोग एक आध चैप्टर इसको कभी कवर करते हैं, तो उस चैप्टर को कवर करने से ही आपको लगेगा। साइटिका के लिए आप इस चैप्टर में जो बताया था अभी आपको, उसको देखिए, पढ़िए, और साइटिका के इलाज इसमें ढूंढिए, और तब आप उसको देखेंगे कितने अच्छे रिजल्ट है। तो हम लोग खेमका सर की एनर्जी को ग्रहण करेंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, अपने ज्ञान को ट्रांसफर करेंगे, दूसरे के ज्ञान को आत्मसात करेंगे, और अपने ज्ञान का प्रकाश केवल एक जगह नहीं बल्कि पूरी चेन में, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन के माध्यम से पूरे जगत में फैलाएंगे। यही हमारी भावना है, यही खेमका सर की भावना है। इसी भावना के साथ हम लोग अभी 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तो फिर आते हैं। ठीक पूछना था जी सर। ट्रीटाइज 2 में मैंने पढ़ते इसके लास्ट में, आपके पास सर अभी बुक होगा क्या अभी ट्रीटाइज 2?
सर वो स्पीकर रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए 1 मिनट। हाँ